नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज जुड़ रहे हैं नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू ललित साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सर, ये नालसा के आप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। अगर एक आम आदमी को समझाना पड़े कि किस नालसा क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका क्या काम है और कब से ये अस्तित्व में है, किस तरीके से काम करती है, तो क्या बताएंगे सर? ऐसा है 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 42वीं अमेंडमेंट, उसके तहत एक धारा 39A, आर्टिकल 39A इंट्रोड्यूस हुआ। उस आर्टिकल के तहत हर सिटीज़न का, हर नागरिक का ये एक कानूनी अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है कि उसको, अगर उसको ज़रूरत हो तो फ्री लीगल एड उसको मिले और फ्री लीगल एड प्रोवाइड होनी चाहिए उसको। तो ये अमेंडमेंट आई 1976 में। उसके बाद 1987 में लीगल सर्विसेज एक्ट पार्लियामेंट ने एनेक्ट कर लिया। उसके बाद असल में थोड़ी सी देर हो गई, पर बाय अबाउट 1995 ये सारी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वगैरह ये सारी अस्तित्व में आ गई। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ये एक केंद्र के स्तर पर, मतलब पूरे देश के लिए एक है। नेशनल सर्विसेज लीगल अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, पैट्रन इन चीफ होते हैं चीफ जस्टिस साहब, और जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसमें कुछ 10-12 लोग होते हैं, जिसमें कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, सोशल साइंटिस्ट होते हैं। वो सेंट्रल अथॉरिटी पूरी पॉलिसी गाइडलाइंस वगैरह डिसाइड करती है। फिर ये, जैसे मैंने बोला, नालसा होता है केंद्र के तौर पर, केंद्र स्थान में, वैसे ही हर स्टेट में एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है जिसका नाम होगा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जैसे केंद्र में एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वैसे हाई कोर्ट का एक जज स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का चेयरपर्सन होता है। तो उसके नीचे हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बोलते हैं। उसका भी चेयरपर्सन एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और उसके नीचे तालुका लेवल पर भी एक तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है। तो आप यूं समझिए कि पार्लियामेंट ने एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न की है कि केंद्र से लेके तालुका लेवल तक हर जगह एक एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हो। दूसरी एक विशेषता ये है कि बाकी जगह आपको सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे जो कि पूरी की पूरी जो भी कार्य की प्रणाली होती है उसको वर्क करने के लिए जो ऑफिशियल्स होते हैं वो सारी जगह हमेशा सिविल सर्वेंट्स होते हैं या एग्जीक्यूटिव के एक्सटेंशंस होते हैं। पर यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग पावर है, या समझ लीजिए आप जो चेयरपर्सन्स हैं, वो सारे जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं। सो जुडिशियल ऑफिसर्स में कम एंड गो, किसी का एक्सटेंशन कार्यकाल 1 साल का हो, पर जो भी आदमी आता है वो वहीं से आगे शुरू करता है। तो इसलिए एक इसकी कार्य प्रणाली थोड़ी जुडिशियरी के हाथ में है या जुडिशियल ऑफिसर्स के हाथ में है, लेकिन उनके ऊपर जो दायित्व दिया गया है वो लीगल सर्विसेज हर जगह एक्सटेंड करने का दायित्व है। तो ये सारा एक कानूनी तरह से एक इसका स्केलेटन बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है। तो ये कहें कि अगर कोई दूर दराज के इलाके में भी है तो वहाँ तक भी, चाहे आदिवासी है, गरीब है, दलित है, वहाँ तक तालुका के माध्यम से, और अगर किसी को अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है तो वहाँ तक हर स्तर पर उसको सुविधा आप लोगों ने दी है फ्री में न्याय सुलभ कराने के लिए। करेक्ट, व्हाट यू से इज राइट। उसमें ऐसा होता है, जैसे तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, हर तालुका में समझ लीजिए 10-12 या 20 जितने भी होंगे विलेजेस, तो वो तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर विलेजेस में अपना एक कार्यकाल होता है, उनका कार्य क्षेत्र होता है। तो वो वहाँ पर जाने के लिए जितने भी पैनल एडवोकेट्स हैं, एक थोड़ा सा हमारे यहाँ कैसे होता है, एक पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं। पैरालीगल वॉलंटियर्स मतलब ये होते हैं कि
उनमें कोई ऐसा नहीं है कि मिनिमम उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। किसी भी स्तर के, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी लेवल के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ लॉयर्स हो सकते हैं, कुछ लॉ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स हो सकते हैं, कुछ आशा वर्कर्स हो सकते हैं। तो समाज के हर क्षेत्र से, हर एरिया से, हर स्ट्रेटा से एक एक आदमी वो वहाँ पर पैरालीगल वॉलंटियर आता है। इसलिए आता है कि उसके तौर से, उसके माध्यम से आप एक कंड्यूट बनते हो और जिसको भी ज़रूरत है लीगल एड की, वो और जो लीगल सर्विसेज क्लिनिक है उनके बीच का एक माध्यम बन जाता है वो पैरालीगल वॉलंटियर। तो इसलिए इस तरह से कार्य क्षेत्र होता है। और जैसे आपने कहा, जिसको भी लीगल एड की ज़रूरत हो, अगर समझ लिए एक कोई विलेज लेवल में किसी को ज़रूरत हो, तो ये थ्रू पैरालीगल वॉलंटियर्स या पैनल एडवोकेट्स के थ्रू वो एक लीगल सर्विसेज क्लिनिक के यहाँ पर आ सकता है और वहाँ से फिर आगे उसको जितना भी लीगल एड एक्सटेंड करने की ज़रूरत है वो सारी पूरी की जाती है। जैसा आपने कहा, ये सारा हर जगह से ये नेटवर्क चलता है। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर उसको चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी होती है, वो एक थोड़ा सा अलग एक्सटेंशन है नालसा की एक्टिविटीज़ का। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी होती है, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी होती है कि हाई कोर्ट में भी अगर काम है उसका तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज भी कमेटी होती है। तो इस तरह से पूरा कार्य मतलब आम आदमी ये समझे कि अगर उसको न्याय पाना है तो उसके पैसे की वजह से उसको न्याय में दिक्कत नहीं आएगी। न्याय पाने के लिए आप लोग उसको हर मदद देंगे। हाँ, इसका ये पूरे प्रोग्राम का एक बेसिक फाउंडेशन ही यही है कि जिस किसी को न्याय की ज़रूरत हो या एक न्याय प्रविष्ट अगर कोई मामला हो तो उसमें उसकी सहायता की ज़रूरत हो, तो उस आदमी को पैसे की वजह से उससे वंचित नहीं होना चाहिए। उसे हर जगह से कानूनी सलाह और कानूनी सहायता उसको मुफ्त में मिल जाए। तो ये इसके लिए पूरा ये ढांचा बना हुआ है। अभी आपने एक कैंपेन चलाया सर 45 दिन का, उसमें वो क्या कैंपेन था और उसका क्या खास बिंदु रहे, क्या महत्वपूर्ण उसकी जो अचीवमेंट्स थे? हमने, जब मैं नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बना तो हमने ये एक 7 दिन तक हमने सारे जितने भी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं, एक हफ्ता भर उनसे हमने हर एक रीजन से बात की थी। पूरे दिन भर बात होती रही और उसमें स्टैटिस्टिक्स में ये सामने आया कि आप जितने काम न्याय प्रविष्ट होते हैं उनमें से 1% से भी कम मैटर्स में लोग लीगल एड लेते हैं या चाहते हैं। अच्छा, 1% से भी कम। अगर हम हिंदुस्तान की सारी आबादी देखें, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग होते हैं, तो ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट या विसंगत है कि सिर्फ 1% लोग लीगल एड चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो 2 कारण हो सकते हैं। एक, या तो उन लोगों को मालूम भी नहीं है कि लीगल एड उनका एक मौलिक अधिकार है और एक लीगल एड कानून के तहत उनको फ्री मिल सकती है और देयर इज़ अ सेटअप लाइक लीगल एड सर्विसेज क्लिनिक। एक तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस या जानकारी हो, या तो दूसरा ऐसा है कि उनको लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी या उसके सेटअप में या एपरेटस में कॉन्फिडेंस लेवल कम है। दोनों बातें हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि सबसे पहले हमें अवेयरनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा हुआ कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद अमृत महोत्सव का ये जो आयोजन हुआ एक पूरा का पूरा, और उसी के साथ हमारे लीगल एड सर्विसेज के भी 25 साल हो गए। तो हमें एक हफ्ता दिया गया कि 8 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक के आप ये पूरा आप लीगल एड सर्विसेज क्लिनिक के तौर पे आप पूरे देश में चलाइए। हमने सोचा एक हफ्ते में हमारा काम होने वाला नहीं है, तो हमने इसे शुरू किया 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर, जो 8 से 14 उन्होंने दिया था उसके साथ ही, यानी मतलब 14 नवंबर को ख़त्म करने के लिए तो हमने 42 दिन का अभियान शुरू किया। और इन 42 दिनों में हमने ये तय किया था कि हिंदुस्तान में
6,37,000 से थोड़े से ऊपर विलेजेस हैं, गांव है। तो हर गांव में हम लोग जाएं। अब जैसे मैंने बोला, आपके पास हर तालुका लेवल तक की आपकी सर्विस है, पूरा सेटअप है, पूरा एपरेटस है, पूरी मशीनरी है। आपको सिर्फ उसको हर गांव में भेजना है या हर जगह जानी चाहिए वो। तो हमने ये सोचा कि हर गांव में हमारा एक फुटप्रिंट नालसा की तरफ से या पूरी नालसा की एक्टिविटीज़ का इन 42 दिनों में कम से कम 3 बार हो। हर गांव में? हर गांव में, हर गांव में 3 बार हो। बहुत महत्वाकांक्षी है सर। हाँ, तो आप ये समझिए 6,37,000 हैं, तो उसको 3 गुना करिए तो 19 लाख के ऊपर जाएगी फिगर। तो हमने 42 दिनों में 19,50,000 विलेजेस से ज़्यादा कवर किए। मतलब कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि हम 4 बार गए हों, कई जगह हम 2 बार गए हों, पर औसत के तौर पे हमने कम से कम 3 बार हर विलेज में हमारी तरफ से फुटप्रिंट हमेशा रही है। और जो हमारे प्रोग्राम्स हुए, अब जैसे एक मिसाल के तौर पे दें तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहाँ पर 19% कम से कम आपकी आबादी रहती है। तो उत्तर प्रदेश में ही 1 लाख से ज़्यादा टीम्स थी जो काम कर रही थी, कार्यरत थी। हर गांव गांव में जा रही थी? हाँ, मतलब पूरे प्रदेश में, उसके स्टेट में 1 लाख से ज़्यादा टीम्स बनी थी। अब कोई टीम में 4 लोग हो, 3-4 लोग हो, वो हर गांव में घूम रहे हैं वगैरह इस तरह से। तो इन 42 दिनों में हमने जिन लोगों को कवर किया वो 70% लोगों को हमने कवर किया गांव में, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी 70% आप कहते हो गांव में रहती है। तो हमने 70% कवर किया। अगर 140 आप आबादी समझते हैं, 140 करोड़, तो हमने कम से कम 100 करोड़ लोगों को तो हमने मतलब कवर किया है। बड़ी उपलब्धि है सर, ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि। तो उससे क्या हासिल आपको लगता है कि क्या हासिल हमको हुआ? 100 करोड़ लोगों को हम मिले, तो उन लोगों को, इसमें कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने नालसा के बारे में पहली बार सुना होगा। है, आपने कहा वो बात उचित है, सही है। कई लोगों को मालूम था, कई लोगों को शायद मालूम भी ना हो। तो एक अपनी तरफ से एक संवाद बनाने के लिए कि एक नालसा एक एक्टिविटी है और हर सिटीज़न का, हर नागरिक का ये हक है, तो उसको ये जानकारी हमेशा रहे। अब हमने इससे पहले 1-2 चीज़ें और की थी। हमने ये सोचा था कि हिंदुस्तान की आबादी हर विलेज में है, हर विलेज में एक पोस्ट ऑफिस तो ज़रूर होगा, करेक्ट। और कई सारी इकोनॉमीज़ होती है, विलेज इकोनॉमीज़, जो कि मनी ऑर्डर इकोनॉमीज़ होती है। कोई आदमी बाहर रहता है, वो पैसे भेजता है, तो हर किसी का संबंध पोस्ट ऑफिस से ज़रूर होगा। तो हमने ये पोस्टल डिपार्टमेंट या जो मिनिस्ट्री है जो इसकी इंचार्ज है, उन सेक्रेटरीज से वगैरह बात की और उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हर पोस्ट ऑफिस में एक बोर्ड होगा नालसा की एक्टिविटीज़ के बारे में बताने के लिए और ये जानकारी देने के लिए कि आपके लिए नियरेस्ट लीगल सर्विस सेंटर ये है, उसका एड्रेस ये है, उसका पता ये है, उसके फ़ोन नंबर्स ये हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। एक हमारा टोल फ्री नंबर भी है जो कि हिंदुस्तान के लिए एक ही नंबर है, तो वो नंबर, उसकी भी जानकारी उधर है। हर पोस्ट ऑफिस में जिसको भी जो भी लीगल एड चाहता है उसके लिए फॉर्म्स भी वहीं पे रखे जाएंगे और वहीं से वो फॉर्म्स जो भी चाहिए उसको लीगल एड वो फिलअप करके पोस्ट ऑफिस में ही वहीं पे पोस्ट कर सकता है। दूसरा हमने ये तय किया था, ये ऑल दिस स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, कि हर जैसे बहुत से ज़्यादा लीगल एड लोगों को क्रिमिनल मैटर्स में लगती है, फौजदारी मामलों में, क्योंकि फौजदारी मामलों में एक आदमी को उसको रिएक्शन टाइम भी कम होता है। जैसे सिविल लिटिगेशन हो या दीवानी कोई भी मामले हो, तो कोई भी आदमी कई बार सोचता है, अपने वेल विशर्स से उससे सलाह मशवरा करता है और फिर बाद में वो वकील तय करेगा, फिर उसके पास जाएगा। क्रिमिनल मैटर्स में जब उसकी अरेस्ट की बारी आती है तो उसको रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए रिएक्शन टाइम कम है तो तब उसको जानकारी मिले, इसलिए हमने ये भी बोला, होम मिनिस्ट्री वगैरह लोगों से उनसे बात की कि हर पुलिस स्टेशन में भी आप बोर्ड्स लगाइए कि नालसा के बारे में या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में, ताकि जानकारी उधर भी पहुंचे। तो ये सारा जो प्रयास है, प्रयास ये है एक ही डायरेक्शन कि हर आदमी को जानकारी हो।
जानकारी है, उसके बाद वाला जो हिस्सा है कि लीगल एड देना उसको, वो जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो एक दूसरा पहलू है, वो हम अभी उसमें जुटे हुए हैं। तो सर मैं बात उन किन लोगों के बारे में करना चाहूँगा जो पढ़े लिखे नहीं हैं। वो जब पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं क्या लिखा है, पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता किस भाषा में क्या लिखा। उन लोगों तक आप रीच आउट कैसे करेंगे या कैसे कर रहे हैं? इसीलिए जो मैंने कहा ना, जैसे PLVs है, अब आप समझ लीजिए एक जस्ट बाय वे ऑफ एन एग्जाम्पल या मिसाल के तौर पे, कोई समझ लो एक महिला है एक गांव में, और उसका अगर या तो शोषण हो रहा है या उत्पीड़न हो रहा है या हरासमेंट हो रही है या उसको कुछ यानी कुछ इश्यूज़ है और उसको सहायता की ज़रूरत है, तो आप महिला होती हैं, वो नॉर्मली दे विल बी एबल टू कन्फाइड इन अ वुमन। हमेशा उनका एक कॉन्फिडेंस होता है कि वो किसी लेडी के पास ही अपनी खुल के बात करेगी। तो वो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो कि हर विलेज लेवल में जाते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं अब वो उधर आते जाते रहते हैं, तो एक संदेशा मिलता रहता है कि भाई ये इससे आप बात कर सकते हो। तो ये जो PLVs है या जो लोग नीचे तक जाते हैं, ये आपको ये बात मान ली कि अगर उसको बिल्कुल ही निरक्षर है और कुछ पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी ये जैसे होता है ना कि वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी से इससे भी थोड़ी सहायता होती है। और हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उसमें ऑडियो विजुअल भी होते हैं। कई जगह जाके ऑडियो विजुअल की तरफ कैंप लिए जाते हैं, लोगों से बातें की जाती है, कई लोग उधर जाके समझाते हैं कि ऐसा ऐसा भी आपका अधिकार है। तो ये इस तरह से जो एक माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल हो सकता है, आपकी तरफ से कोई पैम्फलेट हो सकते हैं, आपकी तरफ से बोर्ड्स हो सकते हैं, कई जगह जिंगल्स होते हैं, कई जगह अलग तरह से होते हैं। इस तरह से माध्यम कोई भी हो, अल्टीमेट गोल ये है कि हर आदमी को, हर जो भी होगा नागरिक को मालूम होना चाहिए। इतना जो महिलाएं हैं, दलित हैं, अभी तक का जो आपका अनुभव है उसमें कौन लोग निकल के आए हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ख़ासतौर पर जो बिल्कुल माइक्रो माइनॉरिटी हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं सर, उन लोगों के लिए क्या अलग से कोई प्लान किया जाता है, कोई कैंपेन स्पेशल किया जाता है ताकि उन लोगों को उन्हीं की समझ के हिसाब से बताया जा सके? अब जैसे आपने ट्रांसजेंडर्स कहा, हमारे यहाँ कई जगह पर हमारे PLVs ही ट्रांसजेंडर्स होते हैं, तो उसी कम्युनिटी के होते हैं। जैसे आपने कहा कोई अगर दलित है तो दलित कम्युनिटी के भी लोग हमारे पास PLVs होते हैं। तो हर स्ट्रैटा से, हर ग्रुप से, हर जगह से, हर सेक्शन से लोग ऐसे चुने जाते हैं जो कि PLVs हो, पैरालीगल वॉलंटियर्स हो। तो उस तरह से क्या होता है कि आपके पास रीच आउट करने के लिए एक माध्यम बन जाता है उस व्यक्ति के तौर से। और इस व्यक्ति के लिए हमने इसीलिए कोई उसके लिए शैक्षणिक पात्रता या ऐसा कोई यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं रखा है। तो कुछ लोग वो उन्हीं के लोग हो सकते हैं, आदिवासी भी हो सकते हैं, कुछ जैसे मैंने कहा ट्रांसजेंडर होते हैं। हमारे यहाँ तो कई राज्यों में सबसे बेस्ट PLV ट्रांसजेंडर करके नियुक्त हुए हैं। अच्छा सर। हाँ, तो ये बड़ी उपलब्धि है उन लोगों। तकनीक की अगर बात करें सर, आज इन सब कोशिशों के बावजूद भी, जैसे आप नुक्कड़ नाटक करते हैं, ऑडियो विजुअल चलाते हैं, तो भी कुछ लोग ज़रूर छूट जाते होंगे। तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग नालसा कर रही है, ताकि क्योंकि आज मोबाइल फ़ोन बहुत लोगों तक पहुंच गया है, स्मार्टफोन्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसका किस तरह से आप लोग उपयोग करते हैं सर? अगर आप आउटरीच के बारे में सोचते हैं तो मैंने जैसे बोला कि हर कोई माध्यम का इस्तेमाल होता है, तो हमारे हिसाब से कोई लोग छूटने नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, अगर आपने 70% विलेजेस में कवर कर लिया, आबादी के हिसाब से 100 करोड़, तो आपने कवर तो कर लिया। अब आपने जो बात कही ना कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ या एक मिसाल के तौर पे कुछ यानी एग्जाम्पल देता हूँ। हमने जैसे अब ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हर जगह आपने देखा होगा कि फिजिकल कांटेक्ट या कम्युनिकेशंस हैव बिकम डिफ़िकल्ट। आप किसी से बात तक आप यानी मतलब अप्रोच नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए एक फिर ऑल्टरनेटिव करके एक उभर के आया है, वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। और वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर हो तो भी आप कहीं से बात कर सकते हो,
1000 किलोमीटर दूर हैं तब भी। अब इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का हमने इस्तेमाल कैसे किया कि हमारे यहाँ लोक अदालत होते हैं। तो लोक अदालत होते हैं तो नॉर्मली एक ही दिन लोक अदालत होते हैं, तो उस दिन लोग आते हैं, सामने आते हैं, अदालत जो लोक अदालत बनी हुए थे उनके पास आते हैं। मामले अगर सुलझ जाए तो वहाँ पर हम रिपोर्ट करते हैं और मामले सुलझ गए करके हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। तो हमने इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा इससे लिया है कि अगर एक आदमी छत्तीसगढ़ में और उसका अपोनेंट अगर बम्बई में भी है, तो आप इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से दोनों में कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में कम्युनिकेशन आप गारंटी कर सकते हो। और दोनों में एक वार्तालाप होने की वजह से जो एक दूरी थी फिज़िकल कांटेक्ट की, वो आपने फिज़िकल कांटेक्ट की दूरी हटा दी। आपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म से उसको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा दिया, मे बी थ्रू व्हाट्सएप, मे बी थ्रू आईपैड, कि भाई ये इस तरह से ये सुझाव चाहते हैं। आपने वो वहाँ से बैठा हुआ आदमी इंश्योरेंस कंपनी के लोगों के साथ आप बात करा सकते हो। तो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अब जैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसका चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट लेवल में बैठा है, तो उसको आप अगर कोई पीएलवी जाके उधर बात कर रहा है और वो कहता है साहब ये आदमी ऐसा बोल रहा है, वो कहता है कि मैं इसके नीचे सेटल करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला, वो उनसे बात कर सकता है कि अगर आप इसके लिए आपकी क्या कम्युनिकेशन है, आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा लेके हमने, जैसे हमारे पास लोक अदालत में मैक्सिमम डिस्पोजल अभी तक के 14 लाख का हुआ था एक दिन में। एक दिन, बड़ी बात है। 2021 से पहले हमने 2021 में, जब मैंने जून में यानी पदभार ले लिया, तो जुलाई में जो पहली हमारी लोक अदालत बनी, उसमें हमने वर्चुअल प्लेटफॉर्म का ऐसे इस्तेमाल किया। प्री लोक अदालत मीटिंग सेशंस, और ये जैसे हाई कोर्ट लेवल का जज वो सारी जगह निगरानी रख सकता है, सारे लोगों से कम्युनिकेशन कर सकता है, सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट लेवल का आदमी कर सकता है। उसके बेसिस पे हमारे जो जुलाई का डिस्पोजल हुआ वो 29 लाख के करीब हुआ, उससे भी ऊपर रिकॉर्ड। अब ये हमें लगा कि ये शायद थोड़ा सा कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बैकलॉग हो सकता है जिसमें डिस्पोजल का, तो सितंबर में हमारे डिस्पोजल वही तकनीक अपनाने के बाद 42 लाख के ऊपर गया है। लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो ये आप समझिए कि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इस्तेमाल करके हमें ये अभी एक सहूलियत मिली है। दूसरा, एक जैसे अगर एक आदमी अंडर ट्रायल करके या कॉन्विक्ट एक जेल में है या प्रिजन में है, तो उसको कई बार अपने जो वकील है उसके साथ संपर्क लेना मुश्किल हो जाता है। उसको क्या ऑर्डर्स हुई है वो मालूम नहीं होता, उसको अपने घर के वालों के साथ वो भी एक संपर्क नहीं होता, उसका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसा करना है, उनके साथ नहीं संपर्क होता। तो हम अभी एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर ये 4 वे कम्युनिकेशन हो, मतलब जो अंदर बैठा हुआ आदमी जेल में है, जो वकील है उसका, जो उसके रिश्तेदार हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैं, वो सारे लोगों का चारों जगह से एक ग्रुप वाइज कम्युनिकेशन हो, और ताकि ये जो दूरी है वो दूरी कम हो और दोनों में कम्युनिकेशन हर जगह सही और आसान हो। दिस इज़ अगेन पॉसिबल थ्रू टेक्नोलॉजी। इसे एक बात और मैं जानना चाहूँगा सर, राष्ट्रपति जी ने भी इसका जिक्र किया कि बैकलॉग जो है, लंबित मामले बहुत हैं कोर्ट में, क्या कहीं ना कहीं वो भी न्याय की धुरी जो है पहिया है उसको धीरे करते हैं? और जजेस की संख्या पर भी उन्होंने सवाल किया कि काफ़ी पेंडेंसी है और वैकेंसीज बहुत हैं। ये मामला नालसा के अख्तियारी में नहीं आता। जितना हमारा नालसा के कार्यक्षेत्र में, उतनी बात अगर मैं बोलूँ तो ये होगा कि जैसे कई क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, अब जैसे 138 का चेक बाउंसिंग के केसेस होते हैं। 138 ऑफेंस इटसेल्फ इज़ कंपाउंडेबल, मतलब अगर 2 पार्टी साथ में आए तो उसको कंपाउंड या सुलझा सकते हैं वो। तो हमने इस लोक अदालत के थ्रू, इस माध्यम से हमने ये भी चाहा है कि जितने भी मामले हैं 138 के जो 5 लाख से नीचे हैं, हमने पिछली बारी 5 लाख की फिगर ली थी, अब हम थोड़ा सा उससे ऊपर जाएंगे। तो ये मामले अगर आप निपटा सकते हो थ्रू लोक अदालत, तो जितने मामले निपट जाएं
वो उतने मामले आप रेगुलर कोर्ट जो वर्क है आपका वहाँ से आप रिड्यूस करते हो। जैसे मैंने ये 42 लाख के फिगर बोली आपको, इतने मामले, वो उतना प्रेशर रेगुलर कोर्ट्स जो हैं या आपका सेटअप है उससे तो कम होगा ही वो। तो ये कंट्रीब्यूशन नौलसा की तरफ से हमेशा रहेगी। एक और क्योंकि इस समय समाप्त हो रहा है सर, आपका बात जानना चाहूँगा। हम लोग नेताओं के जीवन के बारे में जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जानते हैं, नेता अभिनेताओं के, लेकिन एक जज का जीवन कैसा होता है सर? कितना मुश्किल होता है? क्योंकि आपका तो हम लोग अंदर झांक के देख नहीं पाते कभी भी कि कितना मुश्किल है लाइफ आपका, कितना ज़्यादा सीमित रहना पड़ता है। तो क्या क्या बहुत मुश्किल होता है सर जीवन एक जज की अगर हम बात करें? जीवन ऐसे मुश्किल पूरा देश तो जानना नहीं चाहेगा। होता, जीवन मुश्किल नहीं होता। हर एक अपने अपनी कार्य की या अपनी ओहदे की, अपनी पोस्ट की एक दायरा होता है, एक सीमा होती है। वैसे ही एक जज की लाइफ का एक वो दायरा है, एक वो सीमा है कि आपको लोगों से थोड़ा सा अलिप्त रहना है। इसलिए रहना है ताकि आप थोड़ा सा दूर रहो। आप ना, मैं किसी को इंटरव्यू दे सकता हूँ मेरे जज के कार्य क्षेत्र से संबंधित। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ पूरा नालसा के बारे में बोल रहा हूँ। ना ही मैं कुछ बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या मैटर्स हैं, करेक्ट। तो ये जो है ये दायरा उस पोस्ट का बना हुआ है। जो भी आदमी जज बनता है वो ये मान के चलता है कि उसको इसी दायरे में, उसी सीमाओं में रहना है। तो इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं। अब जैसे काम की बात करें तो हर पब्लिक सर्वेंट को जितना काम करना पड़ता है उतना ही हमारा काम है। उसको जितनी खुशियाँ होती है अपनी फैमिली के साथ या उतनी जो खुशियों के पल है उतने ही हमारे पास भी है। तो वही है। क्योंकि ये जज के लाइफ के भीतर झांक नहीं पाते हैं सर कोई भी। ये आपने अच्छा किया बताया। आखिरी बात मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा सर कि नालसा भी लोकशाही को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और हमारा जो चैनल है संसद टीवी वो भी उसी दिशा में काम कर रहा है। तो सर हमारे चैनल के बारे में आप अगर कुछ कहें, दो शब्द। देखिए, हर आदमी, हर जो भी एजेंसी है, हर जो अथॉरिटी है, वो अपनी अपनी दिशा या डेस्टिनेशन के हिसाब से कि उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, वो कार्य अगर अपनी लगन के साथ करें तो जो भी करेगा उसका फल अच्छा ही रहेगा। और जो भी फल होगा वो लोकशाही या लोगों के लिए ही होगा। जैसे हम अगर जज के तौर पे काम करते हैं, जितना हम काम करते हैं वो लोगों के लिए ही होगा, करेक्ट। हम नालसा की तरफ से काम करते हैं, अगर हमारी फिगर 42 लाख है तो वो काम भी लोगों के भलाई के लिए ही है। थोड़ा सा अगर हम अगली बारी लोक अदालत में उससे भी ऊपर चले जाते हैं तो उतना ही वो हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है एक लोगों की भलाई के लिए। तो हर आदमी वही करेगा। संसद टीवी को अगर आप कुछ विशेष आप देना चाहें, गुड विशेष सर। कुछ नहीं, अपना काम अच्छी लगन से करते रहो, बस यही है, गुड विशेस। थैंक यू सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थे जस्टिस यूयू ललित, जिन्होंने बताया कि नालसा किस तरीके से गतिविधियां करता है और पिछला जो कैंपेन उन्होंने बहुत सक्सेसफुल चलाया जिसमें करीब 100 करोड़ लोगों से सीधे तौर पर उन्होंने जुड़कर उन्हें नालसा की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। कोशिश नालसा की लगातार यही है कि किसी भी गरीब या वंचित को न्याय हमेशा मिले और किसी भी तरीके से उनको कोई तकलीफ़ अगर पैसे से जुड़ी है तो वो नालसा हमेशा दूर करने की कोशिश करेगी और उनको हर ज़रूरी कानूनी सहायता पहुंचाने का लगातार प्रयास करती रहेगी। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी।